आज पहले फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट में देखिए ध्यान से रिलेशन between focal length and radius of curvature. कॉन्वेक्स मिरर से पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर से पढ़ेंगे? इससे बताएं, कॉन्वेक्स मिरर से बताते हैं कि कॉन्केव मिरर से बताते हैं? आपको रिलेशन प्रूव करना है या दोनों से पढ़ेंगे? बताओ, टाइम ना बताओ, टाइम बहुत सीमित रहता है। कॉन्वेक्स से पढ़ेंगे कि कॉन्केव से पढ़ेंगे कि दोनों से पढ़ेंगे? में ऐसा लगता है दोनों से। चलिए इधर हेडिंग डाल देते हैं, बाई कॉन्केव मिरर, बाई कॉन्केव मिरर। इधर हेडिंग डाल देते हैं, बाई कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्केव मिरर का डायग्राम बनाइए। आउटसाइड लेट लगा देंगे, रेड ऑक्साइड, मर्करी या फिर सिल्वर। ये बन गया आपका कॉन्केव मिरर। अब प्रेशर बनाएंगे, ये बन गया आपका प्रेशर, मिड पॉइंट ऑफ प्रेशर पासिंग फ्रॉम द पोल। ये लाइन हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको कोई भी 6 पोजीशन जो हमने आपको बताई हैं, उनमें से आपको किसी एक पोजीशन को ले लेना है। तो सपोज करिए हमने सेकंड वाली पोजीशन ले ली, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहाँ पे ये ले लिया और ये हमारा सपोज करिए हमारा सेंटर है। अब यहाँ से लाइट रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के पास में जाएंगी। ये हो गया आपका फोकस, हमने इसको मान लिया एफ। ये बात समझ में आई? ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया। अब आपको एक लाइन शो करनी है जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के एक बार हम नीचे से लाइन गिराएंगे, डैश 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 डैश। नीचे इसलिए लेंगे क्योंकि हमको इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्लियरली इंडिकेट करना था। तो ये आपका बन जाएगा इंसिडेंट एंगल आई और ये बन जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल आर। ये बात समझ में आई? इस एरो को थोड़ा सा आगे लगा लेंगे, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल आर ये बन गया। ये बात समझ में आई? नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन सेंटर से जेड का स्ट्रक्चर बना रही है, कोऑर्डिनेट एंगल दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। समझ में आई? अगर हम आई और आर के टर्म में लिखते हैं और अगर ये सारे के सारे इक्वल हैं तो हम इनको थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। दोनों एंगल बराबर होते हैं तो हम इसको भी थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये बात समझ आई नहीं है? हमने सबसे पहले नीचे लिख दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया कि ये आपका एंगल आई और ये आपका एंगल आर है, और आई और आर आपस में बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनना है जेड का स्ट्रक्चर, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई। और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सही बात समझ में? ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि जो आपका फोकस है, इस फोकस से आपको नॉर्मल क्रिएट करना है इस वाली लाइन पे। तो इसको मान लिया हमने पॉइंट ए, आपको एसी में नॉर्मल क्रिएट करना है। और नॉर्मल का काम क्या होता है? उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नॉर्मल का काम क्या है? उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ से हमने डर 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 ऐसे नॉर्मल क्रिएट किया तो ये भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, और अपर्चर को हमने इरेज कर दिया क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है, ये डायग्राम को डिस्टर्ब करेगा। तो हमने यहाँ से इसको इरेज कर दिया। अब ये एंगल यहाँ भी 90 है और यहाँ भी क्या है? 90 है। ये बात समझ में आई? नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात कि हमने यहां से इस पे एंगल क्रिएट किया और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं पीसी, इसकी बात करते हैं पीसी, तो पीसी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कैपिटल आर होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। लेफ्ट साइड है तो ऑब्वियस सी बात तो निगेटिव ही होगा। और फोकस की बात करें तो पी से एफ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? एफ होनी चाहिए। इसे एफ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? एफ होनी चाहिए। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है सी से एफ, तो हमने इसको मान लिया एक्स। पता नहीं? अगर ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस पी से सी की है अप्रॉक्स उतनी ही डिस्टेंस ए से सी की भी होगी। तो ये भी तो मिरर से ही डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें पीसी अप्रॉक्स किसके बराबर है? एसी के बराबर है। तो अगर पीसी कैपिटल आर है तो एसी भी क्या होगी? कैपिटल आर नहीं होगी। और अगर नॉर्मल हमने क्रिएट किया है तो टोटल आर होनी चाहिए। तो हाफ कितनी हो जाएगी? r/2। और ऊपर वाली हाफ कितनी हो जाएगी? r/2 नहीं हो जाएगी। अगर टोटल एसी कैपिटल आर के बराबर है और यहां से हमने नॉर्मल क्रिएट किया, और नॉर्मल का काम क्या होता है? उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये साइड r/2 हो जाएगी और ये साइड भी क्या हो जाएगी? r/2। तो इसको हमने मान लिया पॉइंट बी। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। सबसे पहले हमने कॉन्केव मिरर बनाया। कॉन्केव मिरर में हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने ओ डैश, क्योंकि ए हम मान चुके हैं ऑलरेडी।
अब हमने इसको नाम दे दिया ओ डैश। अब यहाँ से कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। हमने लाइट लिया, दूसरी जो सेंटर से होकर पास होती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो अपने पाथ पे सेम पाथ पे जाएगी और सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी, जिसके लिए आई और आर का एंगल क्या है, 0 है। इस लाइन के लिए आई एंड आर की वैल्यू क्या है, 0 है। इसके बाद हमने आपको यहाँ भी दिखाया कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और हमने इसको नीचे भी लिख दिया कि आई और आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये आई था तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। अब हमने टर्म किसने मान लिया, थीटा मान लिया, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। भाई अगर आई और आर आपस में बराबर हैं तो आई और आर को हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। तो अगर ये दोनों थीटा के बराबर हैं तो हम दोनों को थीटा नहीं लिख सकते, समझ में आई कि नहीं। हमने यहाँ भी थीटा रिप्रेजेंट किया, यहाँ भी थीटा। अब ये अल्टरनेट एंगल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये अल्टरनेट एंगल आपस में क्या है, बराबर है, और ये रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बराबर, तो ये आपस में भी बराबर हो गए। इसमें कोई डाउट है आपको, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब आपको सब कुछ मिल गया। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू डायग्राम डैश, हमें एक ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल लेना है, अब चाहे आप ले लीजिए CDF और चाहे ले लीजिए ऊपर वाला ADF। दोनों में से किसी में भी आपको cos थीटा लगाना है। क्या लगाना है, cos थीटा लगाना है। तो बेटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो होता है कि नहीं होता है। हम यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल बेस, केवल कैपिटल बी लिख दिया और नीचे लिख दिया कैपिटल H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जरा ध्यान से देखिए कि इसका बेस क्या बनेगा। अब ये है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या है, नॉर्मल। BF क्या है, नॉर्मल। यही तो आपने क्रिएट किया था। तो ये है थीटा और थीटा के सामने वाली साइड क्या, नॉर्मल। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। कौन सी, CF। समझ में आई। तो आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ दिखा दिया कि बेस आपका है, बेस हो जाएगा आपका DC, ये हो गया R/2, और हाइपोटेन्यूज आपकी हो गई CF, ये हो गई आपकी X। इसको आपने सपोज किया है, ये डिस्टेंस आपकी X है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देना है, cos थीटा इज इक्वल बेस की वैल्यू R/2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू X। क्लियर, नहीं क्लियर। अगर हम x को इस साइड में ले आए तो x इक्वल आप क्या लिखोगे, इसको R/2 cos थीटा लिखोगे, नहीं लिखोगे। अब आपको पता है, क्या पता है, इससे थीटा इज इक्वल होता है 1 cos थीटा। तो अगर हम यहाँ से 1 cos थीटा को रिमूव करें और इसकी प्लेस में सिर्फ थीटा लिख दें तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं। ये लिखा है 1 cos थीटा, तो यहाँ से हमने इसको रिमूव किया, बन गया 1 cos थीटा की जगह पे sec थीटा। तो x की वैल्यू आ गई बेटा R/2 इनटू sec थीटा। ये मिल गई बेटा आपको x की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। आप ध्यान से देखिए, आपको ये तो पता ही है कि P से F की डिस्टेंस, फोकस से पोल की डिस्टेंस कैपिटल F है, यही फोकल लेंथ कहलाती है। उसके बाद में P से C की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, कैपिटल R कहलाती है। तो आपको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, CF। तो बेटा अगर हम PC में से PF को सब्ट्रैक्ट कर दें, PC में से PF को सब्ट्रैक्ट कर दें तो CF नहीं मिल जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं CF। तो CF इज इक्वल PC माइनस PF। CF ही क्या है आपकी, X। CF क्या है, यही तो X है। अब ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है X।
और पीसी की वैल्यू है किसके बराबर, आर के बराबर, माइनस ये हो गया एफ, एफ को इधर ले आए तो एफ इज इक्वल आर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, आर बाई टू सेक थीटा के बराबर है, एफ इज इक्वल आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। ये बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर हम सपोज करें कि हमारा जो कॉन्केव मिरर है ये बहुत छोटा कॉन्केव मिरर है, मतलब बहुत ही स्मॉल कॉन्केव मिरर है, तो इसकी अपर्चर भी छोटी हो जाएगी। अब अगर अपर्चर छोटी हो जाएगी तो हम सपोज करें कि हमारे थीटा का एंगल कितना बन रहा है, अप्रॉक्स जीरो बन रहा है, बहुत छोटा है। तो अगर थीटा अप्रॉक्स जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो अगर साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस वन होगी। तो सेक जीरो की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस वन ही तो होगी। तो कॉस थीटा अप्रॉक्स सेक थीटा इज इक्वल वन नहीं हो गया, हो गया वन। तो अगर हम यहाँ पे वन लिखेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी। अब अगर इसकी वैल्यू वन हो गई तो एफ बराबर आर माइनस आर बाई टू, और ये सब आपने साइड मिरर पे दिखा दिया है। तो अगर यहाँ वन से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंजमेंट होगा क्या, कोई चेंजमेंट होगा क्या? तो अगर आर में से आर माइनस आर बाई टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, आर बाई टू नहीं आएगा, समझ में आई नहीं आई। अगर आपका कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बड़ा है और थीटा की वैल्यू बड़ी है तो आपके एक्स की वैल्यू इससे आएगी, और अगर आपके थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, अप्रॉक्स जीरो या 1 डिग्री 2 डिग्री बहुत छोटी है, तो आपके फोकस की वैल्यू किससे आएगी, एफ इज इक्वल आर बाई टू से आएगी। समझ में आई, यानी आपका जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, एफ इज इक्वल आर बाई टू, ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये इसका रियल फॉर्मूला है। समझ में आई नहीं आई, आपने इसको एंगल के थ्रू फाइंड किया। अब आपका एंगल डिसाइड करेगा कि आपकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो मैंने जब आपको डायग्राम पढ़ाया था तो पहले ही बता दिया था कि कॉन्केव मिरर स्फेरिकल मिरर का कट पार्ट है, और कट पार्ट के अकॉर्डिंग अपर्चर का डायमीटर अलग होता है और स्फेरिकल मिरर का डायमीटर अलग होता है। इसकी रेडियस अलग होती है और स्फेरिकल की रेडियस अलग होती है। बात समझ में आई? तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई आर बाई टू, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले को हम बाई कॉन्वेक्स मिरर प्रूव करेंगे। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में माउथ को हमेशा राइट साइड में रखेंगे। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर M1 एंड M2, यहाँ पे लिख देंगे M1 एंड M2, यही आपका अपर्चर है। अब इसमें आपको रेड ऑक्साइड या मर्करी का लेप करना है इनसाइड में, तो हमने इनसाइड कर दिया। इससे आपका मिरर बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। आपको अपर्चर फाइंड करना है, बाद में इसको हम इरेज कर देंगे। अपर्चर का मिड पॉइंट, अपर्चर का मिड पॉइंट आपका पोल डिसाइड करेगा। ये हमने लाइन पास कर दी, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको अपर्चर इरेज कर देना है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो डायग्राम डिस्टर्ब दिखता है। अब आपको ऑब्जेक्ट प्लेस कर देनी है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन थी, पहले में इमेज बनती थी पॉइंट साइज में, तो हमें दूसरी वाली पोजीशन लेनी। अब यहाँ से कोई लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया। ऑब्जेक्ट को आपको फिर से सपोज कर लेना है ओ डैश। आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम एफ, ये आपका हो जाएगा फोकस। इसके बाद में आपको एक लाइट रे पास करानी है जो आपकी आएगी सेंटर तक। ये लाइट रे आपकी आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इंसिडेंट रे के साइड में इंसिडेंट एंगल बना आई और रिफ्लेक्शन एंगल के रिफ्लेक्टेड रे के साइड में क्या बन गया, रिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल आर। अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल आर। तो आई और आर अगर इक्वल हैं तो हम इसको क्या सपोज कर सकते हैं, थीटा सपोज कर सकते हैं कि नहीं सपोज कर सकते हैं। इसको भी थीटा सपोज कर लिया, इसको भी थीटा सपोज कर लिया।
अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? अब हमने यहाँ ये एंगल थीटा सपोज किया, ये सपोज किया थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आपको फिर से अपनी डिस्टेंस माननी है। ये आपका पोल है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी f। इसके बाद में पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कैपिटल R। ये आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको C से F तक की डिस्टेंस को क्या सपोज करना है, अगेन इसको x सपोज करना है और आपको x ही फाइंड करना है। ये बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर इतनी बात? आपको फिर से सेम वही काम करना है। आप क्या करेंगे, F से AC में नॉर्मल क्रिएट करेंगे। तो इस पॉइंट को आपको अगेन मान लेना है, ये क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा। आप यहां से नॉर्मल क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा आपका कैपिटल D और ये हो गया आपका नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है बात? थीटा के सामने वाली साइड अभी भी क्या है, नॉर्मल है। तो अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड नॉर्मल है, हमने ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू फिगर्स, देखिए यहाँ ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा, हमने ट्रायंगल लिख लिया। यहाँ पे ट्रायंगल ए क्या लिख लिया हमने, सी एफ डी, ये ट्रायंगल यूज किया है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, ये आपकी P से लेकर के C तक की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। एज इट इज PC और AC दोनों ही लाइन रे मिरर से जा रही हैं और मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होगी, PC एंड AC अप्रॉक्स कैपिटल R। तो अगर PC और AC अप्रॉक्स कैपिटल R है और D इनका मिड पॉइंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, तो AD एंड BC तो हम क्या लिख सकते हैं, R/2 लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगी आपकी R/2 और ये भी हो जाएगी आपकी R/2। ये बात समझ में आई नहीं है? क्लियर? अब आपका ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। एक ही लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है सेंटर से जाने वाली, और यहाँ पे इसके लिए I और R को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है। अब इसके इस साइड का एंगल भी थीटा और इसके इस साइड का एंगल भी थीटा है, तो ये लाइन भी इस पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। तो इसका एंगल थीटा, इसके ऊपर भी थीटा और इसके नीचे भी थीटा, तो ये अपने आप थीटा हो गया। अब यहाँ से भी देखिए, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल हो गई, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये इसके थीटा, थीटा के सामने वाली साइड नॉर्मल, ये हो गया बेस और ये क्या हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो आपको सेम फिर से लिखना है, अकॉर्डिंग टू फिगर आपने ट्रायंगल लिया, अगेन ट्रायंगल CFD और इसमें लगा दिया आपने cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है, DC की वैल्यू है R/2, हाइपोटेन्यूज है आपका FC, इसकी वैल्यू है x। cos थीटा इज इक्वल R/2 और हाइपोटेन्यूज की जगह x को ऊपर ले गए, R/2 cos थीटा। sec थीटा इज इक्वल 1/cos थीटा। 1/cos थीटा को यहां से रिमूव किया, x इज इक्वल R/2 sec थीटा। ये मिल गई आपको x की वैल्यू। अगेन आपको सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है जो आपने कॉन्केव मिरर में फॉलो की है। अगर आपको CF फाइंड करना है तो आप PC में से PF को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ एज इट इज लिखेंगे, CF इज इक्वल PC माइनस PF। PC की वैल्यू कैपिटल R माइनस PF की वैल्यू F। CF की वैल्यू x, F इधर आएगा पॉजिटिव हो गया, R माइनस x। R माइनस x की वैल्यू R/2 sec थीटा। F इज इक्वल, इफ
थीटा की वैल्यू अगर 0 है देन साइन 0 0 एंड cos 0 1 एंड sec 0 इज आल्सो 1। तो अगर यहाँ पे हमने cos थीटा और sec थीटा दोनों को अप्रॉक्स माना है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो हमने यहाँ पे sec थीटा को रिप्लेस करके क्या लिखना है 1 लिखना है। f इज इक्वल r माइनस r बाई 2 अगेन क्या आ गया r बाई 2। तो आपका फोकस हो गया f इज इक्वल r बाई 2। इसी को हमने कल रिवर्स फॉर्म में लिखा था 1 अपॉन f इज इक्वल 2 बाई r। जब आपने कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से मिरर फॉर्मूला फाइंड किया था तो अगर f इज इक्वल r बाई 2 होता है तो 1 अपॉन f इज इक्वल 2 बाई r हो जाएगा। इसमें अगर अभी भी डायग्राम में किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर थीटा आपका इंक्रीज करेगा तो बेटा f इज इक्वल r बाई 2 बिल्कुल नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ये केवल स्मॉल अपर्चर के लिए है। ऐसे मिरर्स जिनका अपर्चर बहुत छोटा होता है वहां पर जो लाइट रेज होती है वो पैरेक्सियल होती है और पैरेक्सियल लाइट रेज अप्रॉक्स थीटा की वैल्यू 0 बनाती है, मतलब इतना माइनर एंगल बनाती है तो उसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी नहीं हो सकती है। बात समझ में आई? तो अगर आपका मिरर बढ़ेगा उसका कर्वेचर बढ़ेगा उसका कर्व बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी और अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर ये फॉर्मूला f बराबर r बाई 2 नहीं होगा। फिर ये फॉर्मूला क्या होगा? फिर ये फॉर्मूला होगा f इज इक्वल r माइनस r बाई 2 सेक थीटा। इससे आपका फोकस आएगा, याद रखिएगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर आपके थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई तो फिर आपका फॉर्मूला लगेगा f इज इक्वल r माइनस r बाई 2। क्लियर? और आपकी x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। फिर वो सेक थीटा पर डिपेंड करेगा कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा। क्लियर है कितनी बार? क्या हो गया इसलिए रख लो, इसीलिए रखी है बैग रखने के लिए। आर्यन
Doğru yolda.
No, no, बेस कर रहे हैं क्या है और एक चीज ध्यान रखना उसके बाद फ्रैक्शन आएगा डायग्राम समझा देते हैं आप डेरिवेशन कर लेने की कोशिश करिए भाई कॉन्केव मिरर फॉर्मूला फॉर्मूला इससे लगाना है बेटा हमको बाई कॉन्केव मिरर डायग्राम ध्यान से समझिए और हमने आपको समझाया था सबसे पहले आपको एक साइन लिख लेना है साइन कन्वेंशन ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है अगर आपको डेरिवेशन सही लगाना है पॉजिटिव नेगेटिव इसके बाद आप डायग्राम बना लीजिए कॉन्केव मिरर का आउटसाइड रेड ऑक्साइड मर्क्यूरी या फिर सिल्वर में से किसी एक का यूज करेंगे पॉलिश के लिए बन जाएगा आपका कॉन्केव मिरर ये हमने बना लिया कॉन्केव मिरर ठीक इसके बाद में आप फाइंड करेंगे मिड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अपर्चर आपको स्केल से मेजर करना है ये बन गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को किसी भी 6 पोजीशन में से किसी एक को भी आपको ले लेना है अब इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हमारी तरफ से ठीक आप पहली वाली कंडीशन छोड़ करके जिसमें पॉइंट साइज बनता है क्योंकि पॉइंट साइज वाले में आप इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्लियर नहीं बना पाएंगे उनको छोड़ करके चाहे सेकेंड वाली पोजीशन ले लीजिए थर्ड वाली ले लीजिए फोर्थ ले लीजिए फिफ्थ ले लीजिए सिक्स्थ ले लीजिए इसमें हमारा वर्चुअल और इरेक्ट वो इमेज आएगा उसको भी आप लेंगे तब भी आपका कॉन्केव मिरर से सेम फॉर्मूला आएगा सपोज अगर हमने थर्ड वाली इक्वेशन ले ली जब हमारी इमेज सेंटर पे रखी थी और इमेज सेम साइज की बन रही थी ये हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ए बी लाइट रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर पास होती है ये हमने फोकस से पास करा दी ठीक इसके बाद में दूसरी लाइट रे हमने ली है डैश 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 फोकस से पास कराया हमने इसको
डैश 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 ऐसे फोकस से पास करा दिया एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। डैश 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 यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है। ये हो गई आपकी बी डैश और ये हो गया आपका ए डैश। ये बन गया आपका डायग्राम। ये आपका फोकस है तो आप इसे एफ लिखेंगे। ये आपका पोल है, आप इसे पी लिखेंगे। पी से एफ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एफ। पी से, और ये आपका सेंटर भी है, तो पी से सी तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कैपिटल आर। एंड यही आपका ऑब्जेक्ट भी है तो यही सेम डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यू। ये हो गई आपकी यू। कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप ध्यान से देखिए। अब आपको करना क्या है, दो ट्राइंगल लेने हैं, उनको क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो अभी हमारी एक लाइटें बची हुई है। एक लाइटें कौन सी बची हुई है? पोल वाली। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ले जाते हैं डैश 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 यहाँ पोल तक, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी हमारे इमेज को टच करती हुई जाएगी ऐसे। ये हो गया आपका एंगल आई डैश 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 डैश। ये हो गया आपका एंगल आर। दोनों आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको ट्राइंगल लेना है। कौन कौन से ट्राइंगल लेना है? ट्राइंगल लेना है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल लेना है ए डैश बी डैश ए बी। आज आपको सी नहीं मिलेगा, आज आपको मिलेगा एफ। ए बी एफ। और दूसरा ट्राइंगल क्या मिलेगा? ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ। ये ट्राइंगल मिलेगा आपको। फिर दूसरा ट्राइंगल आपको लेना है ए बी पी और नीचे ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई। ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई। इन दोनों का आपको यूज करना है और आपको डेरिवेशन लगाना है। नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, और अगर इस डायग्राम से नहीं आया तो क्यों नहीं आएगा ये आपको बताना है। मान लीजिए अगर हम थर्ड पोजीशन ले रहे हैं तो इससे मेरा फॉर्मूला नहीं आया तो क्यों नहीं है, ये रीजन आपको बताना पड़ेगा। ऐसी इस डायग्राम में क्या कमी है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर में रखा रहता है तो मेरा फॉर्मूला अगर नहीं आया तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही नहीं, ठीक, अगर नहीं आया तो उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया। डायग्राम आपको बना हुआ, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायग्राम आपको ऑलरेडी बना हुआ थर्ड पोजीशन में, आपको बस ये ट्रायंगल यूज करना है। इसके अलावा कोई ट्रायंगल आप यूज नहीं कर पाएंगे। एक ए बी एफ, दूसरा ए डैश बी डैश एफ, फिर ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड है, सारी डिस्टेंस किसमें लेनी है? आपको निगेटिव लेनी है। ट्रायंगल के नाम लिख लीजिए, और नहीं लिखना है तो अपने जो आपका थर्ड पोजीशन में ट्रायंगल बना था उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखेंगे।